ठीक है, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो, इसका मतलब मैं मान के चलता हूँ आप लोगों का दिवाली अच्छा से गया है और आईटीएफ आप लोगों ने पढ़ा है। एनीवे, लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। आज का लेक्चर है बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी कैलकुलस में? हमने फंक्शन पढ़ लिया है, हमने लिमिट पढ़ लिया, हमने कंटिन्यूटी भी पढ़ लिया और हमने डिफरेंशियबिलिटी भी पढ़ लिया। और सारे के सारे चैप्टर को ठीक ठाक पढ़े हैं। लाइक अगर आप जेई का प्रीवियस ईयर भी लगाओगे तो आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा उसमें। लेकिन लगाओगे तब, नहीं लगाओगे तो कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको वो चैप्टर आता है? सो आज का टॉपिक बेटा आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैंने लिखा है, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। पहला टॉपिक है इसका। एंड ये जो टॉपिक है, प्लीज मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोग अपना नोटबुक और पेन तैयार रखें। इस टॉपिक को सच पूछो तो बहुत ज्यादा एडवांस टॉपिक नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ज्यादा ही नॉर्मल है। लाइक बचपन में जो आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसा फॉर्मूला पे करते थे ना, सेम टू सेम वैसा ही है। मैं अगर बोलूं कि एक डेरिवेटिव का बच्चा कोई एक लेक्चर भी अटेंड किया है तो उससे ये चीजें हो जाने वाली है। कोई भी बहुत बड़ा तोप नहीं है, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब बोर्ड में इसके क्वेश्चंस आते हैं तो 3 to 4 मार्क्स के लिए आते हैं। और जहां तक जेई की बात करूं तो नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि हमें पढ़ना है तो अपन लोग पढ़ेंगे, छोड़ेंगे क्यों? क्या ही मतलब है छोड़ेंगे इसको। तो बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी जो चैप्टर है, ये बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड है। मैं एक बार चारों का नाम लिख दे रहा हूं कि हम एओडी में 4 चीजें पढ़ने वाले हैं। एओडी में हम 4 चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला जो चीज आएगा बेटा ये आएगा, ध्यान से देखते जाना आप लोग। एक एक चैप्टर का नाम लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर भी हो जाए। यस, तो देखो बेटा सबसे पहले आपका जो एओडी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कैलकुलस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कोई पूछे कि कैलकुलस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एक नाम बताइए तो एओडी आपकी जबान पे आनी चाहिए, हमेशा आनी चाहिए। एओडी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैं चारों ही पार्ट का नाम लिख दे रहा हूं। पहला जो पार्ट है बेटा वो है आपका डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। सेकेंड पॉइंट है आपका टैंजेंट एंड नॉर्मल, आसान है। सेकेंड जो है आपका टैंजेंट्स एंड नॉर्मल। मैं डिफिकल्टी लेवल भी बता रहा हूं आपको, बता दूंगा कि कौन सा किस लेवल पे क्वेश्चन पूछता है। थर्ड जो टॉपिक आता है बेटा वो आपका आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। एंड फोर्थ कॉन्सेप्ट जो इसमें आता है वो आता है मोनोटोनोसिटी। ये 4 पार्ट में ओडी डिवाइड है। हाँ, अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करूं और इंपॉर्टेंट बात करूं तो बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमा एंड मिनिमा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बोला जाए कि जो बच्चे को ग्राफ के बारे में और डिटेल से जानना है कि सर ये ग्राफ ऊपर गया तो क्यों गया, कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, कहां पे इसका डिफ्लेक्शन हो गया, हर पॉइंट के बारे में आप सब समझेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा पे। मोनोटोनोसिटी में आप ये सीखेंगे कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, कब तक कर रहा है। कोई तो ऐसा पॉइंट आएगा सर जहां पे फंक्शन रुक जाएगा, जहां पे फंक्शन बोलेगा ठीक है ठहरते हैं, उसके बाद चलेंगे। सारे फंक्शन के ग्राफ के हर एक पॉइंट का ऑब्जर्वेशन हम मोनोटोनिसिटी में सीखते हैं। टैंजेंट से नॉर्मल, किसी पॉइंट पे टैंजेंट निकालना, किसी पॉइंट पे नॉर्मल निकालना। सच पूछा जाए तो टैंजेंट एंड नॉर्मल एक ऐसा है कि आपके कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस को, आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को थोड़ा आसान बना देता है। थोड़ा आसान बनाने का मतलब कि अगर किसी बच्चे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टैंजेंट नहीं निकाल पा रहा है तो वो डिफरेंशिएट करके निकाल सकता है। और अगर टैंजेंट एंड नॉर्मल के क्वेश्चंस आपसे कैलकुलस से नहीं बन रहे हैं तो आप डेरिवेटिव का सॉरी कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। तो टैंजेंट एंड नॉर्मल का मैं उतना वैल्यू नहीं देता हूं, और मैं क्या जेई भी नहीं देता। यस, द टू लास्ट वंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप समझ नहीं पाओगे बेटा, हर साल एक सवाल पूछता है, गारंटी है पूछता है। वेरी रेयर चांस कि आपसे डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर पूछा जाएगा।
लेकिन क्योंकि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट, तो पढ़ेंगे, छोड़ेंगे क्यों सर? जानना तो हर चीज का ही जरूरत है। और डेरिवेटिव रेट मेजर आज के लिए मतलब आज के टाइम में इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन पहले बहुत रखता था, पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे इस पे। तो ठीक है बेटा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है, सेकंड पे इंपॉर्टेंट ये है, थर्ड पे इंपॉर्टेंट ये है, फोर्थ पे इंपॉर्टेंट ये है। लेकिन हम थोड़ा सा डिक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ने वाले हैं। हम डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर आज पढ़ेंगे। एंड प्लीज, अगर आप लोगों के पास नोटबुक नहीं है तो लेके बैठिए अपने पास, क्योंकि जितने क्वेश्चंस हैं आप ही लोग करने वाले हो। मैं थोड़ा सा बस आइडिया दूंगा, मैं एक दो क्वेश्चन समझा दूंगा, उसके बाद हर क्वेश्चन को आपको दूंगा, आप करते जाना और आंसर बोलते जाना। देन वी विल वेरीफाई कि हाँ किस बच्चे ने सही किया है, किस बच्चे ने शेयर सही नहीं किया है। ना लेट्स स्टार्ट कि सर डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर है क्या। तो बेटा देखो, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर इसलिए आपको पढ़ाया जाता है ताकि आप एक क्वांटिटी को, डेरिवेटिव का मतलब क्या था कि हम लोग फाइंड कर रहे थे चेंज इन वाई, बात को ध्यान से समझना, हम लोग फाइंड कर रहे थे चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। जब एक्स में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं कि तो करस्पॉन्डिंगली वाई के बिहेवियर में क्या चेंज होता है। इनफैक्ट अगर कोऑर्डिनेट से बोला जाए तो अगर मान लो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, तो अगर मैं एक्स में थोड़ा सा चेंज कर दिया, लाइक मैं एक्स प्लस 0.01 कर दिया, या छोटा सा क्यों मैं बहुत बड़ा चेंज कर दिया, तो वाई में क्या बहुत बड़ा चेंज होगा? क्या वाई में बहुत बड़ा चेंज होगा, या क्या वाई सेम टू सेम हो जाएगा, या वाई छोटा हो जाएगा? तो बोला जाए तो हम लोग यही कर रहे हैं बेटा कि we are interested we are interested to check or to find change in y or change in x. When x is changing, what is the change in y, how y is changing, how y is behaving, ये फर्क हम लोग देख रहे हैं। लेकिन चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। सच पूछो तो हम लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। हम तो तब इंटरेस्टेड थे जब जो एक्स में चेंज हो रहा है वो जीरो के करीब हो, ना के बराबर चेंज हो जाए। शायद मैंने आपको कर्व के थ्रू बताया था कि बेटा कि हम पूरे ग्राफ के पॉइंट्स को ना लेकर के हम उसी पॉइंट पे फाइंड करना चाहते हैं ग्रेडियंट, जो ग्रेडियंट जो है किसी कर्व के पॉइंट का ग्रेडियंट जो है उस पॉइंट पे टैंजेंट के ग्रेडियंट की इक्वल हो जाता है। उसी को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ध्यान से समझो, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको प्रूफ कराया था इस पे। हमने कई सारे थ्योरम्स भी, डेरिवेटिव के कई सारे फॉर्मूलाज भी पढ़े थे अपन लोगों ने। तो बेटा वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड change in y when x is changing. But how x is changing? X is changing like we can just neglect it. X is changing just like 0.0000, जिसको हमको फर्क ही नहीं पड़ता है सर एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ। मतलब वही कि मैं एक्स के थोड़े से चेंज में इंटरेस्टेड हूं, उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट। और मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से समझो, इसको बोला जाता है बेटा एवरेज रेट, एवरेज रेट ऑफ चेंज। और जब हम एवरेज रेट ऑफ चेंज में लिमिट लगा देते हैं, जब एवरेज रेट ऑफ चेंज में हम लिमिट यूज कर देते हैं, तो बन जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज एवरेज वेलोसिटी और ds by dt is instantaneous rate of instantaneous velocity. Rate of change. और एक इंपॉर्टेंट बात जरा दिमाग में बिठा लीजिएगा कि जब आपको दिया ना जाए कि इस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज देखना है, जब तक आपको बोला ना जाए आप समझोगे कि मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और इस पॉइंट को अपने दिमाग में बिठा लो। नो अदर क्वांटिटी, मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से समझ लो। व्हेन नो अदर क्वांटिटीज आर गिवन, quantities are given to find rate of change, always
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पहला तरीका ये होता है बेटा कि जब भी आपको कोई क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी, मतलब मैं ये ना बोलूं कि एक सर्कल का एरिया चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, उसका रेट ऑफ चेंज निकालो, तब तक आप नहीं निकालोगे जब तक मैं बोल ना दूं। और जब मैं बोल दूंगा तो ऑब्वियस बात है, मैं आपको बाउंड कर दिया कि आपको वैसे ही करना है। जब ना बोलूं तो आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या करो। दूसरा आइडिया ये होता है, ऑलवेज चेक यूनिट एंड डोंट फॉरगेट रूल्स। लिख दे रहा हूं बेटा, बोर्ड में ऐसा करना मत, नहीं तो आपके हाफ मार्क्स काट लिए जा सकते हैं, और बोर्ड में हाफ मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑलवेज चेक यूनिट एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट यूनिट इन योर आंसर। कुछ रूल्स हैं जो आपके दिमाग में रखने हैं। ठीक है सर, हमने रूल देख लिया, हम ये भी समझ गए सर एवरेज रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ये सारी चीजें क्या होती हैं। दैट इज गुड। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन। बेटा अब अपने सब्र की घड़ी खत्म करो। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, उसके बाद धड़ाधड़ धड़ाधड़ सम करेंगे अपन लोग। तो बेटा सबसे पहला सम हम देखते हैं। लिखा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन की फीलिंग को समझो तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल बताओ, मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल बताओ जब, बात को ध्यान से समझिएगा बेटा, जब सर्कल का रेडियस, जब सर्कल का रेडियस में बढ़ाऊं तो इसका एरिया में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, इसका एरिया में क्या क्या चेंजेस आ रहा है अगर मैं सर्कल का रेडियस बढ़ाते जाऊं तो। ध्यान से समझते जाना। अगर मैं सर्कल के रेडियस में चेंज कर दूं, लाइक सर्कल का रेडियस पहले ये था, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, तो जैसे जैसे मैं सर्कल का रेडियस बढ़ा रहा हूं, इसके एरिया में चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सर एरिया चेंज कैसे हो रहा है। एरिया चेंज कैसे हो रहा है, एक सर्कल का एरिया आप कैसे चेंज कर सकते हो। ऑब्वियस बात है कि आप उसका रेडियस इंक्रीज करके या डिक्रीज करके चेंज कर सकते हो, अदरवाइज एरिया कैसे आप चेंज करोगे। अगर रेडियस आप कांस्टेंट रखते जाओगे तो आपको पता चलेगा सर सेम एरिया का रेडियस अगर आप सेम रखोगे तो सेम एरिया के सर्कल्स मिलते जाएंगे। तो ऑब्वियस बात है कि सर हमको अगर एरिया इंक्रीज करना है या एरिया डिक्रीज करना है तो हमें रेडियस को इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ठीक है ना सर, बात है एरिया ऑफ सर्कल की। नाउ लिसन वेरी केयरफुली गाइस, बात है एरिया ऑफ सर्कल की। तो बेटा देखो बोर्ड में लिखने का तरीका बता रहा हूं आपको। लिखना कैसे है, आप सॉल्यूशन लिखोगे, कोई जरूरत नहीं है कि आप 10-20 सर्कल का फोटो बनाओ, राउंडर लो, बढ़िया सा पेंट कर दे जाओ, टाइम पास है बेटा, उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। ये मैं समझाने के लिए आपको दिया हूं, बनाना नहीं है, ज्यादा इमोशनल मत हो जाना। सॉल्यूशन देखो लिखेंगे कैसे, एक फॉर्मेट मैं बता रहा हूं, बाकी का फॉर्मेट आप समझ जाना कि बोर्ड का फॉर्मेट लिखा कैसे जाता है। यस, देखो सबसे पहला चीज ये है कि एरिया ऑफ सर्कल पूछा गया है। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में है तो थोड़ा सा डिटेल में लिखिए, अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आप धड़ाधड़ शॉर्टकट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बेटा ये लिखेंगे, लेट एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल एंड रेडियस आर कैपिटल A एंड स्मॉल r respectively. This is the first statement you have to mention always. हमेशा ही मेंशन करना है। किसी का चैट है, लेट मी रीड। बेटा आपने क्या लिखा है, ओके आई हैव टू, सर ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, क्या बात है सर, बिकॉज सेमेस्टर 1 में ही आ चुका है। दैट इज ग्रेट यार, क्या बात है, बच गए आप लोग। ठीक है फिनिश करते हैं, फिर फिनिश करते हैं। फिर बात पहले बोलना चाहिए था, मैं टॉपिक स्टार्ट ही नहीं किया रहता। चलो एनीवे, कल के दिन मान लो अगर आपको टेस्ट में आ जाए तो मना मत करना कि सर ने पढ़ाया नहीं है। थैंक गॉड नहीं आना है, कोई दिक्कत नहीं, सीख लेते हैं फिर भी। लेट एरिया ऑफ सर्कल एंड रेडियस आर कैपिटल A एंड स्मॉल r रिस्पेक्टिवली। सो बेटा आप जानते हो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है,
अब अखिल ने बोल दिया कि नहीं आएगा, तो प्लीज ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो, ध्यान देना, ध्यान दो। एरिया ऑफ सर्कल आप जानते हो सर क्या होता है? पाई आर। पाई आर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ सर्कल को मैंने लिखा है ए, सो ये हो जाएगा ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एंड बिटू एक बात ध्यान दो, मैं एरिया ऑफ सर्कल को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। आपको कैसे मालूम सर कि हमको रेडियस के रिस्पेक्ट में करना है? क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा था और मुझे मालूम था कि एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस फाइंड करना है। तो मैं डी ए बाई डी टी नहीं निकालूंगा, मैं डी ए बाई डी आर निकालूंगा। बेटा फिर से ध्यान से समझो, मैं डी ए बाई डी टी नहीं निकालूंगा, मैं डी ए बाई डी आर लिखूंगा। सो डिफरेंशिएट ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। I will get dA by dr is equal to pi, तो कांस्टेंट है, पाई का इज्जत क्या है डेरिवेटिव निकालते टाइम? पाई 2r dr by dr is 1, so derivative of r square with respect to r is 2r. But we are interested to find the area of circle when r is equal to, ये जो मैं ऐसा सिंबल दे रहा हूं ना, ऐसा ऐसा, ये मोमेंट दिखाता है। इसका मतलब क्या है? डी ए बाई डी आर एट, ये एट का सिंबल है, एट dA by dr means rate of change of area with respect to radius when radius is 6 centimeter. क्या ही तो बात है सर? when radius is equal to 6 centimeter, yes centimeter. so बेटू एक काम ही करना है यहाँ पे कि r का वैल्यू रख दो 6, you will get 2 or 12 pi. now the question is to find area. so 12 pi यूनिट क्या आएगा रे? एरिया का यूनिट क्या होगा? एरिया का यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर ही होता है ना यार। सो स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, यूनिट यहां पे सेंटीमीटर है। डन। अब आते हैं यहां पे सर सेकंड क्वेश्चन में। और एक बात ध्यान देना जरा, प्लीज ध्यान से समझते जाना, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएगा। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। क्वाइट का मतलब होता है शांत एकदम, मतलब कोई भी ऐसा पत्थर नहीं फेंका है, शांत है। उसके बाद मैंने जाकर पत्थर फेंका वहां पे। एंड द वेव्स मूव्स इन अ सर्कल। रिपल्स बोलते हैं उसको फिजिक्स के लैंग्वेज में, कि जब आप एक लेक में जाओ या गांव में जो पॉन्ड्स होते हैं वहां पे एक पत्थर फेंकोगे तो रिपल्स फॉर्म होता है। आपको पढ़ोगे सरफेस टेंशन में, या इसको सिटी में पढ़ाया जाता है उसको। ऑब्वियस बात है सर्कुलर रिपल्स निकलते हैं, तो अगेन रेडियस की क्वेश्चन आता है कि सर अगर रेडियस ही है तो उसका एरिया बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव्स इंक्रीजेस, बढ़ रहे हैं ना यार, रिपल फॉर्म होगा तो एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ बी केयरफुल गाइस, मैं आपको कुछ देर पहले यही बताया था कि ऑलवेज चेक यूनिट। ध्यान से देख लो, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कौन कौन बढ़ रहा है? रेडियस। सो रेडियस इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड का मतलब होता है टाइम, मतलब dr by dt दिया है। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स एरिया एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सो विल स्टार्ट विद सेम थिंग कि सर हमको एक सर्कल है, रिपल्स फॉर्म हुआ और एरिया ऑफ सर्कल वी नो। सो मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि बोर्ड में आपको लिखना नहीं है। सो वी विल नॉट फोकस हाउ टू प्रेजेंट दिस क्वेश्चन। So now we know the area of circle is beta pi r square, but we will not differentiate this time area with respect to radius. We will differentiate this time area with respect to time. Reason is because question is already mentioned that radius is being differentiated with respect to time. So where is problem? So dA by dt, ध्यान से समझो बेटा, पाई आर, पाई का तो डिफरेंशिएशन पाई ही होगा, आर स्क्वायर का 2r होगा, लेकिन रेडियस को डिफरेंशिएट करना है टाइम से। सो dr बाई dt होगा। अगेन वहां पे dr बाई dr नहीं आया था क्योंकि रेडियस का डेरिवेटिव रेडियस के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा ना, जैसे x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। सो dA बाई dt मुझे मालूम नहीं है सर, dA बाई dt तो फाइंड करना है, इज इक्वल टू पाई इंटू 2r इंटू dr बाई dt दिया है। क्या दिया है? इंक्रीज हो रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो यहां पे लिखोगे बेटा 4। सो फाइनली dA बाई dt यू आर गेटिंग 8 पाई r। क्या बात है सर, बट दिस इज नॉट योर आंसर। अब बेटा ध्यान से समझो, ये सेम लाइक आपका वही आया कि आपने फाइंड कर दिया
आपने क्या फाइंड कर दिया? आपने फाइंड कर दिया है डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, लेकिन हम इंटरेस्टेड थे जब डेल्टा एक्स 0 को टेंड कर रहा था। वैसे ही मैंने ओवरऑल एरिया का रेट ऑफ चेंज बता दिया है कि एरिया जो चेंज होगा डी बाई डी टी से होगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन तो ये है कि आप मुझे फाइंड करो एरिया डीए बाई डी टी वेन एट द मोमेंट, एट द इंस्टेंट when radius is 10 centimeter, at the when the radius is 10 centimeter. So बेटा ये हो गया r is equal to 10 पे निकालोगे, so it will be 8 pi into 10 like 80 pi. यूनिट क्या होगा? पर सेकेंड से डिफरेंशिएट किया ना, एरिया का यूनिट होगा, एरिया का यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पर टाइम का होगा सेकेंड। सो बेटू इसी को बोल रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है लिखना, पर कुछ करना नहीं है यार। एरिया का डी का पाई आर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम का सेकंड, सो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। बट अगेन इफ यू वांट टू मेंशन सम स्टेटमेंट कि सर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ऑलवेज चेक साइन ऑफ योर फाइनल आंसर कि सर हमारा फाइनल आंसर का साइन कैसा आ रहा है। अगर बेटा ये पॉजिटिव है सो ऑब्वियस बात है कि एरिया इंक्रीज हो रहा है। If you will get negative sign in other questions, then directly mention कि area is decreasing at the rate of 85 centimeter square per second. So with the help of sign, we can find whether this function is increasing or decreasing. इसलिए आपको लास्ट में पढ़ा जाता है मोनोटोनिसिटी। Now it's your turn, guys. Start करो. I will explain this question and you have to give your answer. Spherical soap bubble is expanding so that spherical soap bubble है, जानते हो? ऐसा मेले में जाते रहोगे ना तो आपको मिलता रहेगा, ऐसा एक स्ट्रॉ टाइप का लेते हैं और उसमें से ऐसा स्फेरिकल बबल्स वो लोग छोड़ते हैं एयर पे, बहुत सारे बबल्स आते हैं। तो लिखा है spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second. Again guys, be careful here. We are differentiating the radius. We are differentiating radius with respect to time, centimeter per second. So always be careful guys while solving this type of question ना, जब भी आप डेरिवेटिव फाइंड करते हो तो यू हैव टू बी केयरफुल कि मुझे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मुझे किसके रिस्पेक्ट में चेंजेस देखने हैं। नाउ दिस टाइम you are differentiating radius with respect to time, so the data is dr by dt is equal to 0.02 centimeter per second. Now the question is, at what rate is the surface area increasing? What a question guys. At what rate is the surface area increasing? Already mention है कि आपका आंसर जो आएगा पॉजिटिव आएगा क्योंकि इंक्रीज होगा when its radius is 5 centimeter. So again just tell me the formula of spherical soap. Like area of sphere क्या होता है बेटा लोग जल्दी से बताइए जरा. What is 4 pi r square. 4 pi r square. Perfect, क्या बात है. And volume क्या होता है? 4 upon 3 pi r cube. Perfect. So please कीजिए बेटा लोग and tell me the answer guys. Please जल्दी final answer बताइए. Time is only 2 minutes. सर आपकी साउंड नहीं आ रही है. Yes, I am saying बेटा कि हेमंत का आंसर आया है 2.5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड. So obviously if all of you will get same answer then I will assume कि आंसर सही है.
If there will be variation in answer, then I will solve by myself. Yeah, start करो. Now the interface is more clear, na, as compared to before. Yes, guys, you are taking too much time. Only one answer. आप लोग सॉल्व कर रहे हो? 2.592, क्या बात है सर, आपने इतना एग्जैक्ट निकाल दिया? क्या ही तो बात है सर, ग्रेट. So beta 2.59 is approximately 2.6. There is an error of 0.1. Yes, 2.54. 3 answers I got. Okay, oh, I'm waiting for 2 answers more. Then I will verify by myself. So obviously there is a variation. 2.5 approximately सबका आ रहा है. हाँ जी बेटा तानिया बोलिए आप. बोलो. Sir, 2.5 centimeter ये आ रहा है आंसर. Exactly 2.5 आ रहा है, 2.5 something 2.512. 2.512. So most of you are getting 2.5. So let's assume कि इसका आंसर 2.5 आएगा. 2.5 centimeter square per second. Perfect. Okay. Now let's start second one. The volume of spherical balloon is increasing at the rate of 20 centimeter cube per second. Again, you can guys see. कोई मुझे बता सकता है ये एक्चुअली में दिया क्या है? What is this? 20 centimeter per second. क्या है? You can turn on your mic. No issue, because I won't be able to see your chat when I will do this. मेरे को chat गायब हो जाएगा. Extremely sorry. The volume of spherical balloon is increasing at the rate of 20 centimeter per second. So guys, बेटा वॉल्यूम दिया है, इस वॉल्यूम दिया है आपको कि dv by dt है, इंक्रीज कर रहा है, that means plus 20 centimeter cube per second. Find the rate of change of its surface area. Wow, what a question, guys. Find the rate of change of its surface area at the instant when its radius is 8 centimeter. What a question. You have to find the rate of change of surface area at the instant. Instant का मतलब होता है बेटा time, मतलब time. तो मुझे उस समय का surface area बताना है जब radius इसका 8 सेंटीमीटर है. But in question we don't have the data of radius. We have actually, but we don't have data of rate of change of radius. How the radius is changing with respect to time, obviously we don't have. But we will try to find. हम कैसे find करेंगे? By using the formula of volume. So let me solve, guys. If you have solved, then just please turn on your mic and आप बोल सकते हो. Because again I am saying I won't be able to see your chats. So let's start solving this question, guys. ये क्वेश्चन है कि वॉल्यूम दिया है dv by dt and we know the volume of sphere is what? जरा बताएंगे. Volume of sphere is 4/3 pi r square. क्यूब. सॉरी, वॉल्यूम कैसे स्क्वायर में आ सकता है? 3 डायमेंशनल चीज है. सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 pi r cube. From here we can get, sir, we will differentiate volume with respect to time. Question is, how can you say, sir?
बाय जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन हम बता सकते हैं कि हम फाइंड कर रहे हैं डीवी बाई डी टी, क्योंकि डिफरेंशिएट किया है टाइम के साथ क्वेश्चन ने। डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई कॉन्स्टेंट एज इट इज बाहर निकालो, 3r² dr by dt। वाओ, बट वी हैव dv by dt ना, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है सर उसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है +20। बेटा ध्यान दो, अगर यहाँ पे डिक्रीजिंग होता तो हमको माइनस लिखना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में इंक्रीजिंग है, सो नॉट टू वरी एनी मोर, +20 लिखेंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। सो बेटू ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर पर क्यूब, 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो 20 लिखते हैं, इंटू इक्वल टू 4/3 पाई। सो 3 ने 3 को मार दिया, बचा ही क्या हमारे पास? 3 ने 3 को मार दिया तो बच गया हमारे पास 4πr² dr by dt। लेकिन आप भी जानते हो, अब एक चीज बता रहा हूं बेटा, कि अगर गलती से आप आर का वैल्यू यहां पे रख दोगे ना, आर का वैल्यू आपने गलती से रख दिया, यू विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा पूरा का पूरा। अगेन समवन हैज सेंड मी चैट, ds by dt is equal to 5 centimeter per 5 centimeter square per, sir this is answer, I hope so बेटा आपका सही हो। चलिए कोई ना, 425। सो बेटू ये हो गया पाई dr by dt is equal to, dr by dt is equal to 5/πr², but we are not interested in rate of change of radius with respect to time। मुझे ये आंसर नहीं चाहिए, मुझे ये आंसर नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए सर? मुझे चाहिए सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, मतलब ds by dt चाहिए। सो वी नो द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज s is equal to 4πr²। Do you know how the surface area of sphere is 4πr²? Can anyone explain please? I will welcome the most, अगर मेरे को बता दोगे तो। How can you say कि सर surface area of sphere is 4πr² होता है? And believe me guys, 90% people don't know the proof of this। सर क्योंकि इसमें 4 सर्कल्स होते हैं और 4 सर्कल्स का एरिया होता है 4πr²। राइट, 4 सर्कल्स ऐसे होते हैं। सो किसी भी रेडियस का आप 4 सर्कल बना सकते हो एक स्फीयर में। नो सर, सेम रेडियस के। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। टू आर dr by dt, ds by dt is equal to 4π2r dr by dt। we have क्या ही है सर हमारे पास? 5/πr²। देवा, आर ने आर को मार दिया, ds by dt is equal to, ds by dt is equal to 4 2s are 8, 8 5s are 40, so 40/r। but we are not interested in changing surface area with respect to time। we are interested कि सरफेस एरिया क्या होगा जब रेडियस इसका है कितना? 8 सेंटीमीटर। क्या बात है, किसी ने आंसर एग्जैक्टली बताया सर, थैंक यू बेटा। 5 centimeter square per second। do not forget to mention unit in your answer, otherwise ready to lose your half marks। किसने बताया था? रक्षक, क्या बात है बेटा। और ट्राई दिस वन गाइस, इसको ट्राई। अगर आप इसको बना दिए, बिलीव मी गाइस, इससे ज्यादा टफ सवाल कोई नहीं है। इसको बना दिए, देन आई विल अज्यूम कि यस यू हैव, you know something in application of derivative, rate of change आपको आता है। this one is the most difficult among this question I have written over there।
स्टार्ट कीजिए, टेक योर टाइम, यू कैन टेक 2 minutes 3 minutes एंड सॉल्व कीजिए। सो आंसर किसी का भी नहीं आया। सर नेगेटिव नेगेटिव में आ रहा आंसर। यस, नेगेटिव में आएगा बेटा, ऑब्वियसली, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है वॉल्यूम। 0.1132 सेंटीमीटर पर सेकेंड रक्षक का आंसर ये है। बेटा आप जरा एग्जैक्ट आंसर बताओ, ये कितना आया था, आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया है। सर मेरा -16.45 पाई सेकंड। -16.45 पाई अपॉन -16 डिवाइड बाय 45 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। यस, आई थिंक आप क्लोज आंसर के, या मे बी सही भी हो सकता है, आई डोंट नो द आंसर एक्चुअली। बाकी के लोग वेरीफाई कीजिए प्लीज। बाकी के लोग वेरीफाई कीजिए यार। मेरा तो सर 80/3 पाई आ रहा है।
80/3 पाई आ रहा है, ओके 80/3 पाई आ रहा है माइनस में। सो ओके देयर इज अ वेरिएशन इन आंसर आई थिंक सो लेट मी सॉल्व पहले एक चीज बता रहा हूं बेटा ये क्वेश्चन मतलब टफ नहीं था बट थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है समझते जाओ कैसे ट्रिकी है या अगर कोई सॉल्व कर रहा है तो यू कैन से जस्ट वेट फॉर 2 मिनट आई विल वेट फॉर यू कोई है जो सॉल्व कर रहा है बेटा कोई ना यस सर। कर रहे हो आप ठीक ही कीजिए सर यस सर। ओके आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स ओनली सो प्लीज डू इट सो टाइम इज अप मैंने बहुत ज्यादा हिंट भी दे दिया एक्चुअली में ठीक है बेटा मैं समझा रहा हूं सबसे पहला आप ये देखो ध्यान से समझो मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस को समझने के लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए पहले इस बात को ध्यान दो कि सर मुझे फाइनली क्या चाहिए मुझे फाइनली चाहिए द रेट एट विच द वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग मुझे वाटर लेवल जब ड्रॉप हो रहा है उस टाइम का रेट चाहिए एक बात बताओ जब रेट होगा जब ड्रॉप होगा फंक्शन तो ऑब्वियस सी बात है कि सर उसका हाइट में कमी आएगी यार हाइट में कमी आएगी मुझे फाइंड करना है ध्यान से समझो जरा मुझे फाइंड करना है भाई हट जाओ यार यस मुझे फाइंड करना है बेटा dH/dt टाइम के साथ जब वाटर का वॉल्यूम कम हो रहा है तो आपका हाइट कैसे डिक्रीज होगा मुझे dH/dt फाइंड करना है लेकिन एक बात को ध्यान से देखो जब भी आपको कभी भी ऐसा लग जाए सर क्वेश्चन में 2 से ज्यादा वेरिएबल्स हैं 2 से ज्यादा वेरिएबल्स हैं तो आप श्योर हो जाओ कि सर मुझे एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा गारंटी है कि मुझे वॉल्यूम का क्वेश्चन दिया है वापस से समझ जाओ मुझे वॉल्यूम मेंशन नहीं है बट आपको मालूम है कि सर अगर वॉल्यूम नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है वाटर कम हो रहा है कोनिकल फनल से वाटर ड्रॉप हो रहा है कोनिकल फनल से तो वाटर का वॉल्यूम ही कम हो रहा है ना यार मुझे 3 इसमें कंडीशन दिए हैं एक्चुअली में वेरिएबल्स दिए हैं वॉल्यूम रेडियस एंड हाइट मुझे वॉल्यूम और हाइट वॉल्यूम dV/dt क्योंकि कम हो रहा है इसका डेटा मुझे मालूम है हाइट मुझे फाइंड करना है कि सर उसका हाइट कैसे कम हो रहा है रेडियस का क्या काम है सर रेडियस का काम नहीं है बट वी नो द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोनिकल फनल आपको मालूम है क्या होता है 1/3 क्या होता है सर 1/3 पाई 1/3 पाई स्क्वायर h होता है यही होता है सही हुआ 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है एक अकेला यही फॉर्मूला है जिसमें वॉल्यूम में r स्क्वायर होता है रीजन इज कि सर वॉल्यूम 3 डायमेंशन है ध्यान से समझो वॉल्यूम 3 डायमेंशन है रेडियस का पावर 2 हाइट का पावर 1 तो पावर जब ऐड करते हो तो डायमेंशन 3 मिलता है सो पाई स्क्वायर h होता है बाकी में क्यू आते हैं बाकी है कुछ ऐसा सो 1/3 पाई r स्क्वायर h जिस मोमेंट पे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा मुझे dr/dt भी मिल जाएगा मुझे dH/dt मिल जाएगा तो मुझे dr/dt तो सर मालूम नहीं है तो मेरा मामला गड़बड़ हो जाएगा मैं फंस जाऊंगा सर आधे रास्ते जाकर के बेटर आइडिया क्या है बेटर आइडिया ये है कि आप हाइट को भी रेडियस के रिस्पेक्ट में देखो जो चाहिए
उसको रखो, जो नहीं चाहिए छोड़ दो। इस क्वेश्चन में ध्यान देना, कभी कभी स्लैंट हाइट से भी पूछा जाता है कि स्लैंट हाइट कैसे डिक्रीज हो रहा है। उस समय एल, आर और एच 3 वेरिएबल्स आते हैं। अगर स्लैंट हाइट के रिस्पेक्ट में देखना है तो ऑब्वियसली आर और एच को भी एल के रिस्पेक्ट में देखना पड़ता है। क्वेश्चन भेज दूंगा आपको ग्रुप में और कर लेना। हाँ, ऑब्वियस बात है कि एल के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज करोगे, ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा वहां पे। ठीक है, छोड़ो उसको। हाँ जी बेटा, अब यहाँ पे ध्यान दो कि मैं फाइनली थोड़ा कैलकुलेशन करके 7.5 लिख दिया था। एक्चुअली में ये एच है, हाइट है आपका, हाइट ऑफ वाटर, टोटल हाइट ऑफ कॉनिकल फनल, अल्टीट्यूड कितना है 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, एंड जिस मोमेंट पे पानी कम हो रहा है, किसी इंस्टेंट पे मैंने मान लिया, किसी इंस्टेंट पे उसका रेडियस कम होगा। ऑब्वियस बात है, कोन का रेडियस कम होते जाता है और लास्ट में एक पॉइंट मिल जाता है, पॉइंट सर्कल होता है ये, इसका वर्टेक्स एक पॉइंट सर्कल होता है, याद रखना। नाउ गाइस, अब ध्यान से समझो, इन ट्रायंगल, जरा ध्यान से समझो, थोड़ा ज्योमेट्री का भी अप्रोच ले लेते हैं कि सर मुझे एच चाहिए, आर नहीं चाहिए। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो मैं सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकता हूं। बच्चे आप 9th और 10th में पढ़े हो सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है। जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, ए बी बाई ओ ए इज इक्वल टू सी डी। देखो ऊपर टॉप पे देखो, सी डी बाई ओ सी। ए बी के सिमिलर साइड कौन सा है, सी डी है ना। ए बी का सिमिलर साइड सी डी ही है ना, तो मुझे ए बी और सी डी को ही देखना पड़ेगा। सो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं बेटा कि ओ ए और ओ बी, ए बी बाई ओ ए इज इक्वल टू सी डी बाई ओ सी। ए बी मुझे मालूम है नहीं, आर है, ओ ए फोटो में देखो एच है बेटा, ये जितना है वही इतना हाइट है ना यार। सो ए बी और मिले आर ए, ओ ए आपका एच है, सी डी आपका 5 है एंड ओ सी आपका 10 है। सो ये हो गया 1/2। नाउ गाइस, मुझे आर चाहिए कि एच चाहिए, मुझे एच चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो मैं एच को रखूंगा। नहीं, मुझे आर नहीं चाहिए ना, मुझे एच चाहिए, तो मैं आर की जगह पर रिप्लेस कर दूंगा 1/2 एच। वापस बता रहा हूं, मुझे dh बाई dt के पास पहुंचना है, आर मुझे तकलीफ दे रहा है, dr बाई dt डेरिवेटिव निकालूंगा तो आ जाएगा। से बढ़िया है कि मैं आर को रिप्लेस कर दूं एच के फॉर्म में। अब क्वेश्चन आपका बन गया है। नाउ गाइस यू नो कि सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नहीं, वॉल्यूम ऑफ कोन, आई एम सॉरी, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ इन प्लेस ऑफ आर वी कैन नाउ राइट 1/3 पाई 1/2 h square, this will be h square by 4 into h. So finally you will have 1/3 मतलब 1/12 pi h cube. Now you can differentiate. So जब आप differentiate करोगे बेटा तो ये हो जाएगा dv by dt 1/12 pi constant. So no need to differentiate this. h क्यूब का डेरिवेटिव होता है बेटा 3h स्क्वायर एंड h का डेरिवेटिव आपस से निकालना पड़ेगा बिकॉज यू आर डिफरेंशिएटिंग द हाइट ऑफ वाटर लेवल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो dv by dt is equal to 1/12 pi 3h square dh by dt, but we have dv by dt. Now guys यहाँ पे आप करोगे गलती कैसे करोगे कि आप dv by dt को लिखोगे 5 सेंटीमीटर, जो गलत आ जाएगा. रीजन इज वेरी सिंपल सर, कोनिकल फनल में वाटर लीक कर रहा है, इसका मतलब वाटर लीक कर रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब dv by dt -5 होगा. बी केयरफुल गाइस, dv by dt -5 होगा 1/12 पाई 3h स्क्वायर. ओके 3h स्क्वायर अगेन आई एम सो सॉरी, dv by dt at, जरा लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, लिखा है द रेट एट विच द वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग when it is 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, मतलब यहां से 2.5 है इसलिए मैंने यहाँ पे 7.5 लिखा था. ऊपर से डिस्टेंस 7.5 है, टोटल 10 है, तो 7.5 में से आप 10 में से 7.5 माइनस करोगे तो 2.5 आएगा. सॉरी
10 में से 2.5 माइनस करोगे तो 7.5 आएगा. So we want to find the rate of change of height when the height is actually 7.5 सेंटीमीटर. तो यहां से लिखोगे बेटू तो ये हो जाएगा -60/3 dh by dt. आई एम सॉरी, मैं भूल गया. h स्क्वायर 3 h स्क्वायर, परफेक्ट. dh by dt. h कब मुझे फाइंड करना है? dh by dt मुझे फाइंड करना है 7.5 पे. So I am interested in rate of change of height when h is equal to 7.5 centimeter. So this will be -60 divided by 3 pi into 7.5. और आप जानते हो सर, डेसिमल हटाओ, यहाँ पे आ जाएगा 10, 25 3 हो. किससे जाएगा ये? 3 से 60, हाँ जाएगा ना. 20 से 5 4 5 1 15 15 और 5 2 5 3. कितना प्यारा आंसर आ रहा है तुम लोग. इतना गंदा आंसर कैसे आ रहा था यार? dh by dt is equal to -8/3 pi. I'm wrong? क्या? Let me just check it again. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सिली मिस्टेक किया है कैलकुलेशन में. Let me verify this again. अच्छा 7.5 का स्क्वायर है ना यार, मैं भूल गया. 7.5 का स्क्वायर है ना, मैंने एक ही बार लिखा था, इसलिए गलती हुआ मेरा. -60 डिवाइड बाई 3 इंटू पाई इंटू 7.5 इंटू 7.5. सो इधर से डेसिमल हटाओ, 10 ऊपर 10 ऊपर. सो 5 15 आर 5 2 आर 5 5 15 3 20 5 4 5 3. Now there is no point of cancellation, so dh by dt I will get 4 2s are 8 8 2s are 16. So -16 divided by 45 pi. किसी का आंसर आया था? किसी का आंसर आया था? आई रिमेम्बर, किसी का आंसर आया था. सो dh by dt हाइट सेंटीमीटर से होगा बेटू, सेंटीमीटर से ही है ना, सेंटीमीटर से ही है. एंड डिवाइड बाई टाइम के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड. किसका आंसर आया था? किसी का आंसर आया था? -16/45. मेरा. क्या बात है, वेरी गुड, मजा आ गया. फाड़ दिया सर आपने. यस, समथिंग एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस. Application of Pythagoras, guys. Yes. Do it by yourself. And just let me have one. अच्छा, ये दो आपका होमवर्क है, आप घर पे कर लेना. Let's have some question based on coordinate. तो मैं एक बता दूंगा, एक होमवर्क दे दूंगा, and then we will see this application of डेरिवेटिव इन कॉमर्स फील्ड. तो सबसे पहले हम देखते हैं सर कोऑर्डिनेट के फील्ड में. उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेंगे, एक और एग्जांपल ले लेंगे कॉमर्स फील्ड में. देखो साइंस वाले हो तो जानना सब चीज है, तो आप भाग नहीं सकते हो कहीं से. सो बेटू यहाँ पे देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व. ध्यान से समझो, पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व मतलब यही है कि एक सर्कल पे आपने कोई पॉइंट को चला दिया, एक कर्व है, आपने किसी पॉइंट को चला दिया. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट व्हिच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट. अब बेटू ध्यान से समझो, मुझे कर्व दिया है, जरा इस क्वेश्चन को गौर फरमाइएगा. गिवन कर्व इज 6y इज इक्वल टू x³ + 2. अब मेरे को फाइंड करना है द पॉइंट. देखो एक पार्टिकल मूव कर रहा है, द पॉइंट ऑन कर्व एट व्हिच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट. आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि सर मुझे, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि सर मुझे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है?
मुझे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है कैसे मालूम पड़ेगा? मालूम पड़ जाएगा। कैसे मालूम पड़ जाएगा? ध्यान से देखो। पहला चीज मैंने आपको बोला कि कुछ ना समझ में आए तो आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, मंजिल आपको मिल जाएगी। तो देखो y कोऑर्डिनेट जो है ना 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, मतलब बेटा ये है कि चेंज इन y इज इक्वल टू 8 इंटू चेंज इन x। जरा ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। चेंज इन y इज इक्वल टू 8 इंटू चेंज इन x। नाउ दिस इज योर टर्न गाइस कि आप y और x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। लेट्स डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ फाइनली व्हाट आई विल हैव कि सर y कोऑर्डिनेट, देखो ध्यान से, चेंज इन y इज इक्वल टू 8 इंटू चेंज इन x। मतलब यही हुआ ना बेटा कि अगर मैं y को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता देख रहा हूं, सो dy बाई dt इज इक्वल टू 8 इंटू dx बाई dt। dt ने dt को मार दिया और बच गया मेरे पास dy बाई dx इज इक्वल टू 8। परफेक्ट। अब आपको करना क्या है, यहां से डिफरेंशिएट कर दो यार, क्या ही फर्क पड़ता है। सो 6y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 6y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखो x और y कोऑर्डिनेट पे जैसे x चेंज होगा y चेंज होगा, x चेंज होगा y चेंज होगा, तो क्यों ना मैं x और y में ही चेंज देख लूं। ये तो मेरा दिमाग था, मैं किसके भी रिस्पेक्ट में चेंज कर सकता था। इट वाज माय। सो x क्यूब का बेटा हो जाएगा 3x स्क्वायर, dx का अगेन x का तो 1 ही होता है ना, प्लस 2। नाउ यू नो कि dy बाई dx हमारे पास 8 है, सो 8 इंटू 6, 8 into 6 is 48 is equal to 3x square plus 2. Yeah. Now 48 minus 2 is 46. 3x square. Sorry. Extremely sorry guys. 2 का डेरिवेटिव 0 होगा ना। वही तो मैं सोचा कि मैथ्स इतना गंदा कब से हुआ कि डेटा बेकार देने लग गया यार। ऐसा डेटा देंगे कि कैंसिल हो जाए। अच्छा है। सो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया बेटा 16। सो एक्स का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 4। नाउ गाइस ध्यान से समझो कि जब एक्स का वैल्यू, हमारे पास दो केसेस आएंगे। एक केस तब आएगा जब एक्स का वैल्यू होगा, एक केस तब आएगा जब एक्स का वैल्यू होगा 4। सो वाई का वैल्यू क्या होगा? वाई का वैल्यू कहां से मिलेगा? आप एक्स का वैल्यू, एक्स का जो वैल्यू है आप उठा करके यहां पे रख दो, x का जो वैल्यू है उठा करके रख दो, मिल जाएगा आपको। सो व्हेन x इज इक्वल टू 4, 6y इज इक्वल टू 4 क्यूब, दैट इज 64 प्लस 2। सो y का वैल्यू आ गया बेटा 66 बाई 6, 11। क्या बात है यार, नाइस। नाउ सेकंड पॉइंट इज व्हेन x का वैल्यू -4, सो 6y इज इक्वल टू -64 प्लस 2। सो y का वैल्यू हो जाएगा -62 by 6. So 62 by 6 is -31 by 3. Yep. So you are getting two coordinates, x equal to 4 and y equal to 11. For x equal to -4, you are having -13 by 3, and this is your final answer, guys. I think कि मैं ये सही क्या हूँ exactly, so there should be no point of any mistakes. Now this is your homework guys, खुद से करना है, and please post this solution of this question is group. Now again the total revenue received, the last question of the day, so please be careful. The total revenue received from the sales of x unit of a product is given by rx is equal to something. Find the marginal revenue when x equal to find. बेटा कुछ नहीं करना है, r of x दिया है, f of x समझो, r of x समझो, क्या ही फर्क पड़ता है। We know marginal value will depends on this equation only. बेटा ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कॉमर्स की लैंग्वेज में बात करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने किसी प्रोडक्ट को सेल किया, x यूनिट सेल कर रहे हो, x यूनिट सेल कर रहे हो तो आपको रेवेन्यू इतना जनरेट हो रहा है, x यूनिट सेल कर रहे हो तो आपको रेवेन्यू इतना जनरेट हो रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे मिलेगा सर? क्या ही दुआ दे सर, डिफरेंशिएट कर दो।
आप डिफरेंशिएट कर दो, सो मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा बेटा, इसको डिफरेंशिएट कर दो ना, यू विल हैव 6x plus 40, and but we are interested to find the marginal revenue of products when x is equal to 5. So this will be 6 into 5 plus 40, and 30 plus 40 is 70. So marginal revenue इतना आ गया 70. क्या ही तो बात है सर, मजा आ गया. Now guys, this is the end of derivative as a rate measure. So thank you. मजा आ गया सर. एग्जैक्टली हमने जो सोचा था किया. सर यस बेटू. सर जो क्वेश्चन जो हमने खुद करने हैं वो सर ग्रुप में डाल देना. You can have screenshot ना बेटा, screenshot ले लो ना. Otherwise I will upload this slide on Drive also, but वहाँ पे थोड़ा आपका टाइम जाएगा ना. इससे बढ़िया है कि आप इस क्वेश्चन को 3-4 क्वेश्चन है, 3-4 स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया है आपके लिए. So just say yes once you will be done. सर इधर 16x कह रही है. Yes, 16 है बेटा. Let me make it more clear. 16x square. I think screen is not shared, you know. Yes, sir. Okay.